Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So from today we are going to start a very beautiful journey of microeconomic theory and it is consumer theory. एक कंज्यूमर अपनी जर्नी में कंज्यूमर लाइफ में कंज्यूमर बन के क्या क्या फैसले लेता है, क्या क्या डिसीजन लेता है, वो डिसीजंस क्यों लेता है, किन पैरामीटर्स पे बेस लेता है, जैसे प्राइस के बेस पे, इनकम के बेस पे, वो उन डिसीजंस को किस तरह से पहुंचते हैं अपने इस रीजन पे कि मुझे ये कमोडिटी बाय करनी है या वो कमोडिटी बाय करनी है, और अगर ये पैरामीटर्स बदलते हैं तो उसका क्या असर पड़ता है, सब कंज्यूमर थ्योरी में पढ़ने वाले हैं। बजट से शुरू होता है, उसके बाद हम कंज्यूमर की प्रेफरेंस को पढ़ते हैं, फिर यूटिलिटी फंक्शंस आते हैं, मैथमेटिक्स का बहुत रोल है, फंक्शंस आएंगे यहाँ पे। फिर हम पढ़ेंगे कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम पे कैसे पहुंचता है, जिसको चॉइस बोलते हैं, कैसे वो चूज करेगा कौन कौन से गुड्स खरीदने हैं। और क्योंकि वो चॉइस कुछ पैरामीटर से बेस्ड है, गुड्स के प्राइसेस से बेस्ड है, इनकम ऑफ कंज्यूमर पे बेस्ड है, और अगर ये पैरामीटर्स चेंज होंगे तो उसके चॉइस में, उसके डिसीजन में क्या फर्क आने वाले हैं, क्या बदलाव आने वाले हैं, ये सब इस लंबी जर्नी में हम पढ़ेंगे। थोड़ी सी लंबी जर्नी है, ठीक है, मगर बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है। आप इसको रिलेट कर सकते हैं अपनी रियल लाइफ के साथ कि हाँ, मैंने जब ये फैसला किया था तो क्या सोच के किया था। मैं जब मोबाइल फोन खरीदने गया था या खरीदने गई थी तो मैंने क्या क्या सोचा था, मेरे पास कितने पैसे हैं, मोबाइल फोन कितने का आ रहा है, इसके फीचर्स क्या हैं, ये सब चीजें मैंने देखभाल के फोन खरीदा था। वो सब चीजें यहाँ पे डिस्कस होने वाली। प्राइमरीली हम जो ये लेक्चर बना रहे हैं ये बीए इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 3 के लिए बना रहे हैं, डीयू के स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन ये टॉपिक जो है अक्रॉस द बोर्ड सब जगह एप्लीकेबल है। इंडिया की सभी यूनिवर्सिटीज के जो बच्चे पढ़ते हैं उन सबको ये टॉपिक पढ़ना होता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में पोस्ट ग्रेजुएशन में टॉपिक पढ़ाया जाता है तो उनको भी ये टॉपिक पढ़ना होता है। हम लोग अपनी सीरीज में क्या करते हैं, हम लोग आपको पहले कंसेप्ट के वीडियोस देते हैं। जैसे आज मैं एक कंसेप्ट स्टार्ट करूंगा, एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करूंगा। कंसेप्ट के वीडियोस देने के बाद हम आपको उसके जो थ्योरी क्वेश्चंस है उसके वीडियोस देते हैं। उस कंसेप्ट पे बेस्ड न्यूमेरिकल के वीडियो प्रोवाइड करते हैं। जो पीवाईक्यू है उसके वीडियो प्रोवाइड करते हैं, एमसीक्यू टेस्ट के वीडियो प्रोवाइड करते हैं। तो ये सब सीरीज आपको वन बाय वन मिलेगी। अभी हम कंसेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं, और जब मैं कंसेप्ट यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ तो मान के चल रहा हूँ आप कुछ नहीं जानते कंज्यूमर थ्योरी के बारे में, कुछ पता नहीं। अगर आप जानते तो ऑब्वियसली आपको एडेड एडवांटेज होगा, लेकिन मैं इस अजम्पशन पे चलता हूँ कि आप कुछ नहीं जानते। इसी अजम्पशन से अपनी बात में शुरू करता हूँ। सपोज आप एक स्टूडेंट है, ऑब्वियसली स्टूडेंट कहीं जो पढ़ रहे हैं, तो आप दिल्ली में पढ़ने आए हैं। आप दिल्ली के रहने वाले नहीं है, बाहर से कहीं से आए हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, डीयू में कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है। मान लीजिए आपने एसआरसीसी में एडमिशन लिया है और आप एक पीजी में रहते हैं और पीजी में रह के पढ़ रहे हैं डीयू में। आपको घर से मंथली कुछ पॉकेट मनी आती है, हर महीने आपके पास सपोज फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपए आते हैं। जस्ट टेक इट एज एन एग्जाम्पल, कम ज्यादा कुछ भी हो सकता है, मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ। हर महीने आपके पास 10,000 रुपए आते हैं, वो 10,000 आप खर्च कर सकते हैं। रूम रेंट वगैरह वो अलग है, ये आपके खर्च के लिए पॉकेट मनी आपको आती है 10,000 रुपीज पर मंथ। अब आपको डिसाइड करना है कि जब मैं रोज कॉलेज जाऊंगा, कॉलेज कैंटीन से कुछ खाऊंगा कि नहीं खाऊंगा, मैं कॉलेज में फ्रेंड्स के साथ कुछ पैसा खर्च करूंगा कि नहीं करूंगा, मेरे फेवरेट हीरो या हीरोइन की नई मूवी आ गई है, मैं उसको देखने जाऊंगा या नहीं देखने जाऊंगा। आजकल तो स्टैंड अप कॉमेडीज के शोज बहुत चलते हैं, उन शोज की टिकट खरीद के देखने जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। आईपीएल का मैच चल रहा है, आईपीएल का टिकट खरीद के देखने जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। तो ये बहुत सारी चीजें आपको डेली लाइफ में डिसाइड करनी होती है, और बहुत कुछ है। आपको पेन खरीदना है, रजिस्टर खरीदना है, बहुत कुछ खरीदना है, आपको बुक्स खरीदनी है, ट्यूशन के कोर्सेज खरीदने हैं। तो ये सब डिसीजन आपको लेने होते हैं एज ए कंज्यूमर। रियल लाइफ बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, ठीक है, और उस कॉम्प्लिकेशन में हमको डिसीजन करने में बहुत सारे फैक्टर्स देखने होते हैं। मगर हम जब थ्योरी पढ़ने आते हैं तो हम उन कॉम्प्लिकेशंस को थोड़ा कम कर देते हैं, कुछ चीजों को फिल्टर आउट करके साइड कर देते हैं। हम कहते हैं चलो ऐसा मान लेते हैं कि हमारे पास दो ही गुड्स हैं, दो गुड्स हैं खाली। मान लीजिए आपको बुक और कॉफी, आपको डिसाइड करना है कि मैं कितनी बुक्स खरीदूंगा और कितने कप कॉफी पीऊंगा। ये मेरी पॉकेट मनी है, मुझे पढ़ने का बहुत शौक है और पढ़ने के लिए बुक्स चाहिए। आजकल तो खैर इंटरनेट से आप पढ़ लेते हैं, लेकिन मैं ऑनलाइन नहीं पढ़ना चाहता बुक को, पीडीएफ रीड नहीं करना चाहता, मैं हार्ड बाउंड बुक पढ़ना चाहता हूँ।
तो मुझे अपने जो पैसे 10,000 मिले हैं उसे डिसाइड करना है कितनी मुझे बुक्स खरीदनी है और कितने कप कॉफी पीनी है। दो चीजें मेरे को चॉइस करनी है। तो मैं मान लेता हूं क्या कि जो x है, x है क्वांटिटी ऑफ गुड वन जिसको आप बुक्स कह रहे हैं, और मान लेता हूं y क्या है, y है क्वांटिटी ऑफ गुड टू जिसको आप कॉफी कह रहे हैं। ठीक है, और अगर मैं इसको एक साथ लिखता हूं तो इसको बोलते हैं हम लोग कंजम्पशन बंडल। कंजम्पशन बंडल। देखो, आपको हम नोट्स प्रोवाइड करते हैं, नोट्स में सारी डेफिनेशन लिखी होती है, मगर मेरी आपको एक एडवाइस है, मानना चाहें अगर तो। एडवाइस ये है कि बीच बीच में मैं आपको डेफिनेशन डिक्टेट करूंगा, आप लिखिए। जब आप अपने हाथ से नोट्स बनाते हैं, आजकल मैं देखता हूँ बच्चे दूसरे से नोट्स मांग रहे होते हैं, सर उसके नोट्स दिलवा दो, वहां से नोट्स फोटोशॉप शॉप पे जाते हैं, नोट्स दे दो। वो नोट्स बहुत काम के नहीं आ सकते। जब मैं अपनी जर्नी से आपको मैं जब पढ़ता था, अभी भी पढ़ता हूँ, डेली पढ़ना पड़ता है, तो जब मैं कोई नई चीज सीखता हूँ तो अपने हाथ से लिखता हूँ। आजकल ऑनलाइन लिटरेचर मिल जाता है कि आप ऑनलाइन ढूंढने जाओ, छपा छपा मिल जाएगा, कॉपी पेस्ट कर दो, लेकिन वो मेरी मेमोरी में नहीं आएगा, वो उस सिस्टम की मेमोरी में रह जाएगा। सिर्फ मेरे दिमाग में तब आएगा जब मैं खुद अपने हाथ से लिखूंगा। मेरी आदत है अपने हाथ से लिखता हूँ, अपने स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ कि अपने हाथ से लिखिए। तो मैं आपको डेफिनेशंस बीच में बोलता रहूंगा, आप लिखते रहिएगा। ठीक है, सबसे पहली बात हमारे सामने है कंजम्पशन बंडल। अब ये कंजम्पशन बंडल क्या है? ये एक रिप्रेजेंटेशन है। किस चीज की रिप्रेजेंटेशन है जी? ये गुड्स की क्वांटिटीज की रिप्रेजेंटेशन है। और क्योंकि हमने माना है कि हम दो ही गुड्स को डील कर रहे हैं, अब आप पूछेंगे सर दो गुड्स क्यों? रियल लाइफ में बहुत सारे गुड्स होते हैं। हम जब यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे, हम 2 डायमेंशन में काम करते हैं। ग्राफ में दो ही एक्सिस है हमारे पास, एक्स और वाई। 3D काम यहाँ पे नहीं करते माइक्रो में, हम लोग 3D काम मैथ्स में ही करते हैं, माइक्रो में 2D पे ही चलेंगे। तो दो ही एक्सिस है एक्स वाई, एक गुड को एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे, एक गुड को वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे, इसलिए हमारे पास दो ही गुड्स हम लेने की चॉइस है। तो क्या है जी कंजम्पशन बंडल? लिख लीजिए। अ कंजम्पशन बंडल इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्वांटिटीज ऑफ टू गुड्स, क्वांटिटीज ऑफ टू गुड्स विच अ कंज्यूमर कैन चूज। क्वांटिटीज हैं जो कंज्यूमर चूज कर सकता है। अब वो क्या लेगा नहीं लेगा ये बहुत आगे की बात है। ठीक है, आप कितने कप कॉफी पियेंगे, कितनी किताबें खरीदेंगे, ये अभी हम बहुत आगे, आज नहीं, अभी तो इस चैप्टर में भी नहीं, इससे अगले से अगले से अगले चैप्टर में जाके डिसाइड करेंगे। तब तक तो बहुत कुछ अभी पढ़ना है। ठीक है, अभी तो हम बस कह रहे हैं कि क्वांटिटीज हैं कुछ। ठीक है, और देखो, इकोनॉमिक्स में एक बात है जो आपको रियल लाइफ में याद रखनी है। देयर आर नो फ्री लंचेस। दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं होता बच्चों, हर चीज के पैसे होते हैं। कुछ भी किसी को कभी फ्री नहीं मिल सकता, कुछ ना कुछ बदले में देना पड़ता है। अगर आप कुछ ले रहे हैं, बदले में कुछ देना पड़ेगा, ये इकोनॉमिक्स है। ठीक है, जब भी आप कुछ ले रहे हैं तो बदले में कुछ देना ही पड़ेगा, बिना दिए कुछ मिलने वाला है नहीं। ये एक बड़ा सिंपल सा नियम है इकोनॉमिक्स का। और जो हम देते हैं वो क्या है? वो उसका प्राइस। तो अगर मैं कोई कमोडिटी बाय करना चाहता हूं, मैं कॉफी बाय करना चाहता हूं, मुझे पैसा देना पड़ेगा, उसका प्राइस देना पड़ेगा। मैं बुक्स बाय करना पड़ता चाहता हूं, मुझे उसका प्राइस पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं कोई गुड्स बाय करना चाहता हूं कि प्राइसेस भी होंगे, और प्राइसेस क्या है? पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स है प्राइस ऑफ गुड एक्स। पी ऑफ वाई ये है प्राइस ऑफ गुड वाई। एक चीज मैं यहाँ पे आपको बता देता हूं, कभी कभी हम क्या करेंगे, गुड्स के प्राइसेस को पी एक्स पी वाई लिखेंगे, कभी लिख देंगे P1 या लिख देंगे P2। ठीक है, इससे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा। हमेशा हम एक्स एक्सिस वाले गुड को गुड 1 मानते हैं, वाई एक्सिस वाले गुड को गुड 2 मानते हैं। तो उसको हम पी एक्स उसके प्राइस को बोल सकते हैं, या P1 बोल सकते हैं, गुड 2 के प्राइस को पी वाई बोल सकते हैं, या P2 बोल सकते हैं, इंटरचेंजेबली। क्योंकि आदत पड़ गई है तो हम इंटरचेंज यूज करते रहते हैं। मगर मेरी आपको एडवाइस है, आप अगर एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो अगर आपने पी एक्स पी वाई लिया तो उसको पी एक्स पी वाई ही लेके चलिए पूरे क्वेश्चन में, और अगर P1 P2 लिया तो P1 P2 लेके चलिए। ठीक है, यहाँ थ्योरी डिस्कशन में मैं कभी कभी पी एक्स पी वाई P1 P2 करता रहूंगा, उससे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा प्लीज। अब सवाल ये आता है कि ये प्राइसेस आएंगे कहां से? अभी के लिए एज ऑफ नाउ हम ये मानते हैं कि प्राइसेस हमको गिवन है,
हम एज ए कंज्यूमर ये प्राइस डिसाइड नहीं कर सकते, हमारा इन प्राइस पे कोई भी अधिकार नहीं है, हम इनको किसी तरह से अफेक्ट नहीं कर सकते। ये प्राइस हमें गिवन है और इन्हीं को हमें रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। ये प्राइस है, ये कॉफी 100 रुपए की है सर, आपको चाहिए 100 रुपए देने पड़ेंगे, नहीं 100 रुपए है तो कॉफी नहीं मिलेगी। ये बुक 500 रुपए की है, चाहिए 500 रुपए देने पड़ेंगे, अगर 500 नहीं है बुक नहीं मिलेगी। ठीक है, तो प्राइसेस हम मानते गिवन है। वो हम जब मार्केट फॉर्म्स पढ़ते हैं, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली, वहां पे प्राइस डिस्कवरी होती है कि प्राइस कैसे आएगा, वो मार्केट फॉर्म्स में जाके आएगा। फिलहाल के लिए हम ये मान के चल रहे हैं प्राइसेस हमारे लिए गिवन है, और अभी हमको क्वेश्चन अगर देगा तो प्राइसेस गिवन देगा। ठीक है, एक और चीज जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है समझना, और वो है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। एम क्या है? इनकम ऑफ द, ये कंज्यूमर की परचेजिंग पावर है बेसिकली, परचेजिंग पावर। जितना पैसा मेरे पास है उतना ही सामान मैं बाजार से खरीद सकता हूं। ठीक है, कोई चैरिटी नहीं है यहाँ पे। इकोनॉमिक्स इज वेरी हार्श, इकोनॉमिक रियलिटी इज वेरी हार्श। सिंपल सी ब्लंट बात है, पैसा है सामान मिलेगा, पैसा नहीं है सामान नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद उसके अलावा जो वेलफेयर स्कीम्स है वो इकोनॉमिक्स में आएंगी, लेकिन वो आगे आएंगी, वो गवर्नमेंट का रोल आता है, वो सब आगे हैं। फिलहाल के लिए हम एक बड़ी डायरेक्ट बात कर रहे हैं, इफ वी हैव द मनी वी कैन बाय द गुड्स, इफ वी डोंट हैव द मनी वी कैन नॉट बाय एनीथिंग। पैसा नहीं है कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये एम जो है इनकम, ये हमारी परचेजिंग पावर को रिप्रेजेंट करता है। तो अब मेरे पास मैंने 3 पैरामीटर्स डिसाइड कर लिए, और वो पैरामीटर्स क्या हैं? प्राइस ऑफ गुड 1 या गुड एक्स, प्राइस ऑफ गुड 2 या प्राइस ऑफ गुड वाई कह सकते हैं, एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अभी मेरी जो क्वांटिटीज मैं कितनी कंज्यूम करता हूं नहीं करता हूं, वो इनके ऊपर ही बेस्ड होंगी। ये मेरे सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, जो अभी की मेरी कंज्यूमर थ्योरी की जर्नी में एक लंबे समय तक मेरे साथ चलेंगे। मैं नाम बताया था अभी आपको, मैंने बताया था आप प्रेफरेंसेस पढ़ेंगे, यूटिलिटी फंक्शन पढ़ेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, फिर इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस, इफेक्ट ऑफ चेंज इन इनकम, फिर उसका डिकम्पोजिशन पढ़ेंगे। वो सब आगे आएंगे, उन सब में ये पैरामीटर से बार बार यूज करेंगे। और देखिए, ये जो इकोनॉमिक्स की जर्नी है, ये स्टेप बाय स्टेप, माइक्रो की जर्नी स्टेप बाय स्टेप चलेगी। आप अगर छलांग लगाना चाहेंगे तो गिर जाएंगे, मतलब बीच का अगर कुछ पोर्शन छोड़ दिया आगे समझ नहीं आएगा। तो पहले बजट पढ़ना है, फिर प्रेफरेंस पढ़ना है, फिर यूटिलिटी पढ़ना है, फिर चॉइस पढ़ना है, फिर प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, और फिर आगे डिकम्पोजिशन वगैरह। बीच में कुछ स्किप नहीं कर सकते, ऑर्डर में ही चलना पड़ेगा। तो ये बात समझ आ गई हमारे पास। अभी क्या डिसाइड हो गया? हमने डिसाइड कर लिया एक्स और वाई क्वांटिटीज हैं दो गुड्स की, पी एक्स गुड 1 का प्राइस है, पी वाई गुड 2 का प्राइस है, एंड एम इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब आपको जब कॉफी पीनी है, कितने कप कॉफी मैं पीऊंगा, महीने का बजट आप बनेंगे? पहले बजट बनाएंगे। बजट क्या है बताऊंगा, अभी अभी बताऊंगा, यूज करूंगा, क्योंकि एक जनरल आइडिया लोगों का बजट का रहता है। जो भी आपको आइडिया उसी को मान के चल रहा हूं मैं, आपको नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर आपको लगता है बजट मुझे कुछ पता ही नहीं है, कोई बात, कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी हम मान के चलते हैं, आप सोच रहे हैं, आपको जब 10,000 मिले, आप सोच रहे हैं कि मैं ये 10,000 पे कितने, इनमें से कितने पैसे बुक्स खरीदने में खर्च करूंगा और कितने पैसे कॉफी खरीदने में खर्च करूंगा, या पहले से डिसाइड करना चाहते हैं? अब भाई, आप अगर मान लीजिए एक्स बुक्स खरीदते हैं, एक्स नंबर ऑफ बुक्स खरीदते हैं, एक बुक का प्राइस पी एक्स है, तो पी एक्स इंटू एक्स क्या है? पी एक्स इंटू एक्स है एक्सपेंडिचर ऑन गुड वन, यही हो गया ना? और पी वाई इंटू वाई है एक्सपेंडिचर ऑन गुड टू। ठीक है, आपके पास जो पैसे थे 10,000 रुपए, आपने सोचा कि मैं 6,000 की बुक्स खरीदूंगा, तो पी एक्स इंटू एक्स 6,000 रुपए है। और आपने सोचा कि मैं 4,000 की कॉफी पीऊंगा, भाई रोज एक कप कॉफी तो पीनी है मुझे, 30 दिन में 100 रुपए की कॉफी है, 3,000 रुपए खर्च हो गए। 1,000 एक्स्ट्रा रख लूं कि अगर मुझे कभी इच्छा हुई एक से ज्यादा कॉफी पीने की, तो मैं उसको यूज करूंगा। तो मैं महीने में 4,000 की कॉफी पीऊंगा और 6,000 की बुक्स खरीदूंगा। तो ये पी एक्स इंटू एक्स जो आपने डिसाइड किया, ये क्या है आपका? ये है आपका एक्सपेंडिचर आप करने वाले हैं गुड वन पे, या कर चुके हैं, या कर रहे हैं, कुछ भी कह सकते हैं। टेंस की जरूरत नहीं है, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस, इससे फर्क नहीं पड़ता। और ये पी वाई इंटू वाई क्या है? ये एक्सपेंडिचर ऑन गुड टू या गुड वाई। और ये इनका अगर मैं समेशन कर दूं, पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई, तो ये क्या होगा बच्चों? ये होगा टोटल एक्सपेंडिचर।
टोटल एक्सपेंडिचर। अगर मैं ये सोचूं मेरे घर से तो 10,000 पे आने वाले हैं और मैं 7,000 की बुक्स खरीदूंगा और 4,000 की कॉफी पीऊंगा तो ये तो 11,000 हो जाएंगे। तो क्या 11,000 रुपए मेरे पास हैं जो मैं खर्च कर सकूं? अभी के लिए हम मानते हैं कि हम बोरो नहीं कर सकते। वो आगे आएगा टॉपिक, एक टॉपिक आता है इंटरटेम्पोरल चॉइस जहां पे बोरिंग लेंडिंग होती है, वहां पे हम पढ़ेंगे इस बात को। अभी के लिए मानते हैं हम बोरो नहीं कर सकते, कहीं से पैसा उधार नहीं मिल सकता, जो इनकम है हमारे पास एम उतने ही पैसे में खर्च कर सकता हूं। तो यानी ये जो टोटल एक्सपेंडिचर है ये मेरे इनकम से ज्यादा तो कतई नहीं हो सकता। एक चीज और सोची, मैंने बताया था अभी आपको, आपने सोचा 6,000 की बुक्स खरीदूंगा, 4,000 की कॉफी पीऊंगा। आपने दिमाग लगाया था कि 30 दिन महीने में है, रोज एक कप कॉफी के 3,000 पे होते हैं, 1,000 आपने सरप्लस रखा था। हो सकता है किसी महीने आपको एक कप कॉफी से ही काम चल जाए, आप एक्स्ट्रा कॉफी पिए ही ना, तो आपके पास 1,000 रुपये बच जाएंगे। तो आपका उस महीने जो खर्चा होगा वो 10,000 से कम होगा। आपने 6,000 की बुक खरीद ली, 3,000 की कॉफी पी ली, 9,000 खर्च हुए, 10,000 रुपये आपने आपके पास थे, 1,000 आपके पास बच गए। ये तो पॉसिबल है, ये तो संभव है। क्या 10,000 की इनकम में आप तो पूरे 10 खर्च कर दें या 10 से कम खर्च कर दें, लेकिन ये कतई पॉसिबल नहीं है कि आप 10,000 से ज्यादा का खर्चा कर दें फिलहाल के लिए। आगे जाके ये भी होगा, आगे जाके ये सब बातें भी होंगी। अगर मैं ज्यादा खर्च करना चाहता हूं तो कैसे करूंगा, वो सब होगा। वो आपके पास क्रेडिट कार्ड होते हैं ना, आजकल क्रेडिट कार्ड का काम क्या है कि फ्यूचर की इनकम को आज ही खर्च कर डालो, फिर फ्यूचर में कमाएंगे तो दे देंगे उनको वापस। फिलहाल उस नोशन को मैं अपने डिस्कशन से बाहर रखता हूं। अभी मेरा डिस्कशन का पॉइंट ये है कि जितना पैसा मेरे पास है उससे ज्यादा मैं खर्च नहीं कर सकता। तो ये जो एक्सपेंडिचर है पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई, दिस हैज टू बी लेस देन और इक्वल टू एम। और ये जो इनइक्वालिटी बनी इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, बजट कंस्ट्रेंट। बजट कंस्ट्रेंट यानी वो सारे कंजम्पशन बंडल जिनका टोटल एक्सपेंडिचर या तो इनकम के बराबर है या इनकम से कम है, उनको बोलते हैं क्या हम, बजट कंस्ट्रेंट। ठीक है, तो बजट कंस्ट्रेंट रिप्रेजेंट्स लिखना चाहें लिख लीजिएगा आप लोग। बजट कंस्ट्रेंट रिप्रेजेंट्स ऑल दोज कंजम्पशन बंडल्स फॉर विच टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर is either equal to the income of consumer or is less than the income of the consumer। तो बजट कंस्ट्रेंट वो सारे बंडल्स हैं जहां पर जो हमारा जो हमारा खर्चा है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, या तो इनकम के बराबर है या इनकम से कम है। ठीक है, क्लियर। अब एक बात देखिए, हम मैथ्स पढ़ के आते हैं ना, हम पढ़ के आते हैं कि इक्वेशन पढ़ते हैं हम लोग, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग लीनियर इक्वेशन। और जब हम पढ़ते हैं ए एक्स प्लस बी वाई इज लेस इक्वल टू सी, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं लीनियर इनइक्वालिटी। तो बेसिकली ये जो मेरे पास बजट कंस्ट्रेंट है क्या है, ये एक लीनियर इनइक्वालिटी है। लीनियर क्यों है, लीनियर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं x और y, इन दोनों की डिग्री 1 है। कहीं पे भी एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब नहीं है, वाई स्क्वायर वाई क्यूब नहीं है, एक्स के ऊपर अंडर रूट नहीं है, स्क्वायर रूट नहीं है, क्यूब रूट नहीं है, फोर्थ रूट नहीं है, एक्स की कोई और पावर नहीं है 1 के अलावा, वाई की कोई और पावर नहीं 1 के अलावा। जब वेरिएबल्स की पावर 1 यूनिट होती है तो हम उस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, लीनियर या इनइक्वालिटी बोलते हैं। क्या उसको, लीनियर इनइक्वालिटी। तो एक लीनियर इनइक्वालिटी है। तो लीनियरिटी के जो भी प्रॉपर्टीज हैं सब हमारे पास यहाँ पे लगने वाली हैं, वो सब लगेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई अभी तक। तो ये जो मैंने बनाया है क्या है, बजट कंस्ट्रेंट। अब मैं इसको अगर ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना चाहूं तो उसके लिए मुझे इनइक्वालिटी से एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी पहले। तो पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई इज इक्वल टू एम, दिस इज कॉल्ड बजट लाइन, बोलते हैं बजट लाइन। अभी बजट लाइन क्या होती है, ग्राफ बनाने के लिए बता रहा हूं आपको। बजट लाइन क्या होती है, बजट लाइन रिप्रेजेंट्स all those consumption expenditures
फॉर विच टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मैंने शायद गलत बोला, ऑल दोस कंजम्पशन बंडल्स, मैंने शायद पहले भी एक्सपेंडिचर बोल दिया, दोबारा से बोलता हूँ। बजट लाइन रिप्रेजेंट्स ऑल दोस कंजम्पशन बंडल्स, मैंने शायद एक्सपेंडिचर बोल दिया था पहले, ऑल दोस कंजम्पशन बंडल्स फॉर विच टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम ऑफ द कंज्यूमर। यानी 10 के 10,000 रुपए मेरे खर्च हो गए, ना 1 रुपया ज्यादा ना 1 रुपया कम, ना 1 पैसा ज्यादा ना 1 पैसा कम। 10,000 आए घर से, 10,000 खर्च किए। ये मेरा क्या है, इस ऐसे सारे बंडल्स को बोलता हूं क्या मैं, बजट लाइन। ठीक है, और जहां पे पैसे बच सकते थे कुछ या खर्च होते या बचते, उसको बोलता था क्या मैं, उसको बोलता था बजट कंस्ट्रेंट। डिफरेंस याद रखिएगा, ये फर्क याद रखिएगा। बजट कंस्ट्रेंट क्या है, ऑल दोस बंडल्स फॉर विच कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज लेस देन और इक्वल टू इनकम। और बजट लाइन क्या है, ऑल दोस बंडल्स फॉर विच कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम। ठीक है, अब मैं इसको ग्राफ पे कैसे प्रेजेंट करूंगा, उसके लिए कहानी समझते हैं जरा। देखो जी, जैसे मैंने कहा, हम एक्स एक्सिस पे लेंगे क्वांटिटी ऑफ गुड वन, क्वांटिटी ऑफ गुड वन, और वाई एक्सिस पे क्या लेंगे, क्वांटिटी ऑफ गुड टू। और ये है मेरी बजट लाइन। दिस इज समथिंग विच इज कॉल्ड बजट लाइन। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर ये आपने डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों बनाई है, इसको आपने हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, अपवर्ड स्लोपिंग क्यों नहीं बनाया। ये लीनियर क्यों है तो बता चुका हूं, क्योंकि एक्स और वाई की डिग्री 1 है, लीनियर इक्वेशन बनने वाली है, तो लीनियर तो ठीक है। मगर सवाल मन में ये आना चाहिए, आपके बिहाफ में मैं खुद से ही पूछता हूं, सर ये बताओ कि आपने इसको डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों बनाया, आपने इसको हॉरिजॉन्टल क्यों नहीं बनाया, आपने इसको वर्टिकल क्यों नहीं बनाया, आपने इसको अपवर्ड स्लोपिंग क्यों नहीं बनाया। इसका जवाब मैं थोड़ी देर में अभी आपको खुद से दूंगा। ठीक है, अभी के लिए इस क्वेश्चन को मैं साइड में रखता हूं, इसका आंसर भी दूंगा थोड़ी देर। तो ये जो मेरे पास बनी है इक्वेशन, सपोज मैं इसको बोलता हूं पॉइंट ए और इसको बोलता हूं पॉइंट बी। सो ए बी क्या है, ए बी है बजट लाइन। ए बी रिप्रेजेंट्स बजट लाइन। इसके ऊपर जितने भी बंडल्स आने वाले हैं, उन सब बंडल्स पे जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा और इनकम बराबर होगी। अब यहां पे मैं 3 बंडल मार्क करता हूं, देखो आपके लिए। एक मार्क करता हूं बंडल पी, एक मार्क करता हूं बंडल क्यू, और एक मार्क करता हूं बंडल आर। खुद से सोचिए, खुद से सोचिए क्या है ये। पी वो बंडल है जहां पे मेरी एक्सपेंडिचर इनकम बराबर है, जितना पैसा है सारा खर्च हो रहा है, कुछ बच नहीं रहा है। क्यू वो बंडल है जहां पे कुछ पैसा बच रहा है, यानी जो मैं खर्चा करूंगा वो इनकम से मेरे कम है, बजट के अंदर हूं मैं। और आर वो बंडल है जहां तक मैं पहुंच नहीं सकता, जो मेरे इनकम से बाहर है। अगर मैं वहां जाऊंगा मुझे ज्यादा पैसे चाहिए, उतने पैसे मेरे पास है नहीं। तो इन दिस फिगर पी रिप्रेजेंट्स a consumption bundle which is just affordable। ये जस्ट अफोर्डेबल के नीचे अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि ये काम बहुत, ये बात बहुत काम आएगी आगे जाके। जस्ट अफोर्डेबल, गोइंग फॉरवर्ड ये बार बार हम यूज करेंगे जस्ट अफोर्डेबिलिटी का कंसेप्ट। तो P इज द बंडल विच इज जस्ट अफोर्डेबल, यानी वहां पे क्या है, जस्ट अफोर्डेबल ब्रैकेट में लिख दो। हेयर टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम ऑफ द कंज्यूमर। एक्सपेंडिचर इनकम दोनों बराबर है। ठीक है, और Q क्या है, Q is the bundle at which consumption expenditure is less than income। ठीक है, सो इट इज अफोर्डेबल, ये अफोर्डेबल है क्योंकि यहाँ पे खर्चा इनकम से कम है। R is a bundle, R is a bundle at which consumption expenditure is more than income। So R is not affordable, ये क्या है, नॉट अफोर्डेबल है, इसको मैं नहीं खरीद सकता हूं। तो ये मेरे डिस्कशन से भी बाहर रहेगा। कंज्यूमर थ्योरी में जब तक मैं इंटर टेम्पोरल चॉइस पे नहीं पहुंचता, जहां हम बोरिंग लैंडिंग कर सकते हैं, तब तक, वहां तक पहुंचने से पहले मैं अब के बाद कभी भी इस आर को अपने डिस्कशन में लेकर नहीं आऊंगा। ये मेरे से डिस्कशन से ही बाहर चला गया। चलो भाई, आप उड़ जाओ यहां से, अब आप जाओ, आपकी मुझको जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो उसको मैंने हटा दिया। ठीक है, लिखा क्यों था पहले, ताकि आपको ध्यान रहे।
अब उसको हम अभी यूज नहीं करेंगे कहीं पर भी। अब ये समझिए कि ये जो बंडल जितने भी बजट लाइन पर हैं वो सब जस्ट अफोर्डेबल हैं, और जो बजट लाइन के अंदर हैं वो सब अफोर्डेबल हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि आप किसी गुड की नेगेटिव क्वांटिटी परचेज कर लें? हो ही नहीं सकता। आप या तो परचेज करेंगे या नहीं परचेज करेंगे, या तो जीरो क्वांटिटी परचेज करेंगे या पॉजिटिव, यानी एक्स और वाई नेगेटिव नहीं हो सकते, तो हम हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे। ठीक है, since we cannot purchase or consume negative quantities of any good, so we will always be in the first quadrant. अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये जो मेरा सेट बन रहा है, ये जो जिसको मैं ग्रीन कलर से शेड करता हूं, इसको मैं एक नाम देता हूं, इस पूरे सेट को। इसमें ब्लू लाइन भी कवर्ड होगी, ठीक है, ब्लू भी इसके अंदर कवर्ड है। इसको मैं एक नाम देता हूं, क्या नाम देता हूं जिसको, उसको बोलते हैं हम लोग बजट सेट। क्या है ये? बजट। जो हमने बजट कंस्ट्रेंट पढ़ा था ना, उसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बजट सेट है। इनमें सारे बंडल जो अफोर्डेबल हैं, इसको बोलते हैं क्या? हम इसको बोलते हैं बजट सेट। बजट सेट। The budget set represents all those consumption bundles which are affordable to the consumer. It includes those bundles for which consumption expenditure is equal to income, bracket में just affordable bundles, and those bundles for which consumption expenditure is less than income. ठीक है, हम अब रैशनैलिटी की आगे जाके बात करेंगे। जब मैं कंज्यूमर एग्रीमेंट पे जाऊंगा तो हम बात करेंगे, कभी भी आप जितना पैसा है उसको बचाओगे नहीं, फिलहाल के लिए जो पैसा है खर्च कर दोगे। जब इंटर टेम्पोरल में जाऊंगा तो बचाऊंगा, तब सेविंग की बात आएगी। तब से सेविंग में कुछ नहीं करने वाला मैं, यानी मैं क्यू को भी कहीं यूज नहीं करूंगा, मैं सिर्फ पी की बात करूंगा, वो उन बंडल्स की बात करूंगा जो बजट लाइन पे आने वाले हैं। लेकिन वो जब मैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में जाऊंगा तब। फिलहाल के लिए हमने समझा क्या? हमने समझा कि ये जो सेट हमने मार्क किया है OAB, set OAB represents the budget set of the consumer. It includes all those bundles which are affordable to the consumer. लिखवा चुका मैं, ठीक है। इसमें दो कैटेगरीज हैं, एक तो जस्ट अफोर्डेबल जो बजट लाइन पे लाई करते हैं एबी पर, और दूसरे हैं अफोर्डेबल। अब ये जो बजट लाइन है इसकी प्रॉपर्टीज की बात करता हूं मैं। प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन। प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन। पहली इसमें बात हम करने वाले हैं जिसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट। हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट। सोचो, आपने सोचा कि भाई नहीं पीऊंगा कॉफी, पढ़ना बहुत जरूरी है, मेरे लिए पढ़ाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉफी नहीं पीऊंगा, मैं सारा का सारा पैसा बुक्स पे ही खर्च कर दूंगा। जो मुझे 10,000 मिले हैं, 500 रुपए की एक किताब आती है, मैं 20 किताबें खरीदूंगा और महीने भर में 20 किताबें पढ़ डालूंगा, कॉफी नहीं पीऊंगा। सारे पैसे में सिर्फ गुड वन पे, बुक्स पे ही खर्च करने वाला हूं। तो जितनी मैक्सिमम क्वांटिटी गुड वन की मैं बाय कर सकता हूं वो हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट है, यानी पॉइंट ए। इसको बोलते हैं क्या? हम पॉइंट ए को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट। में HI लिख देता हूं। हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट ऑफ द बजट लाइन रिप्रेजेंट्स the maximum quantity of good one which a consumer can purchase. कंज्यूमर मैक्सिमम जितनी क्वांटिटी गुड वन की खरीद सकता है वो उसका हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट है। यानी द इक्वेशन ऑफ बजट लाइन इज P1 या PX। मैं बोला था मैं बार बार P1 P2 करता रहता हूं, लेकिन ठीक है, अभी PX ध्यान रहेगा, PX करना है, ठीक है। PX into X plus PY into Y is equal to M for maximum quantity of good one put Y0। मैं कॉफी नहीं पीऊंगा, त्याग करूंगा, सेक्रीफाइस करूंगा कॉफी का पढ़ने के लिए, पढ़ना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं बुक्स खरीदूंगा खाली। तो Y0 कर दूंगा। अगर यहाँ पे Y0 हो गया सर तो टर्म 0 हो गई। X क्या आएगा? X इज इक्वल टू M/PX। ये क्या है? ये है मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ good one which consumer can purchase, and it represents the
हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट, ये हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करती है, जो कि पॉइंट ए है बजट लाइन में मेरे पास। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही दूसरी बात है हमारे पास, और वो है वर्टिकल इंटरसेप्ट। वर्टिकल इंटरसेप्ट, अभी वर्टिकल इंटरसेप्ट क्या है जी? अब मैं सोचता ना ना भाई, जीवन तो एक ही बार मिला है, पढ़ कर लेंगे, अगले महीने पढ़ लेंगे, कॉफी नहीं छोड़ सकता मैं। सुबह उठ के पहले कॉफी चाहिए, थक जाता हूँ दिन में फिर कॉफी चाहिए, दोपहर को चाहिए, शाम को चाहिए, रात को भी कॉफी चाहिए, मुझे दिन में 5 कप कॉफी चाहिए। 500 रुपए दिन का मेरा कॉफी का खर्चा होने वाला है, तो किसी तरह से बस 10,000 में गुजारा करूंगा। कभी 5, कभी 4, कभी 3 कॉफी पीऊंगा, सिर्फ कॉफी पीऊंगा, मैं बुक्स नहीं खरीदने वाला। अभी एग्जाम दूर है, इस महीने एग्जाम नहीं आने वाले, एग्जाम तो बहुत दूर है, बाद में पढ़ूंगा, अभी तो जीवन जीना है मुझे सिर्फ। तो अगर कंज्यूमर ये डिसाइड कर ले कि वो सिर्फ गुड टू ही कंज्यूम करने वाला है, तो जितनी मैक्सिमम क्वांटिटी गुड टू की वो बाय कर सकता है, वो वर्टिकल इंटरसेप्ट है। वर्टिकल इंटरसेप्ट रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ गुड टू। Vertical intercept represents the maximum quantity of good to which a consumer can afford या can purchase। ठीक है, सेम वही इक्वेशन है, वही कहानी है। We have the budget equation px into x plus py into y is equal to m for maximum quantity of good to। मैक्सिमम तभी होगा ना गुड टू का, जब आप गुड वन खरीदो ही ना, पैसे तो उतने ही है। फॉर मैक्सिमम क्वांटिटी गुड टू क्या करेंगे, पुट x जीरो, जब x को जीरो करेंगे तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। पी वाई इंटू वाई इज इक्वल टू एम, तो y क्या आ जाएगा, y आ जाएगा m बाई पी वाई। m बाई पी वाई क्या, m बाई पी वाई है मैक्सिमम अफोर्डेबल, भी लिख लीजिए साथ में, अफोर्डेबल क्वांटिटी ऑफ गुड टू। बच्चे कहेंगे सर ऊपर नहीं लिखवाया आपने अफोर्डेबल, हाँ जी ऊपर भी लिख लो, मैक्सिमम अफोर्डेबल। ठीक है, तो ये आपका हो गया वर्टिकल इंटरसेप्ट, राइट। अब आप कहेंगे सर वो आपने, हमने एक बात पूछी थी आपसे, स्लोप आपने ये नेगेटिव स्लोप क्यों बनाई, डाउन स्लोपिंग क्यों बनाई आपने बजट लाइन, उसका आंसर आपने किया नहीं अभी तक। अभी आएगा उसका जवाब भी, अभी उस बात पे आने वाला हूं। अगली प्रॉपर्टी यही है, ये समझ में आ गई ना बात आपको। एक्स क्या है, ए क्या रिप्रेजेंट करता है, ए रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ गुड वन, और बी रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ गुड टू विच कंज्यूमर कैन बाय। और इसके बीच में बाकी सारे ए और बी के बीच में बाकी सारे बंडल्स हैं, जहां पे कुछ आप एक्स खरीदते हैं, कुछ वाई खरीदते हैं, वो डिफरेंट कंजम्पशन बंडल्स हैं जो जस्ट अफोर्डेबल है। जस्ट अफोर्डेबल, बात याद रखिएगा, दिमाग बैठा लीजिए। अगली बात आती है, तीसरी प्रॉपर्टी है बजट लाइन की, और वो है स्लोप ऑफ द बजट लाइन। स्लोप क्या होता है सर, व्हाट इज स्लोप? स्लोप बेसिकली इंक्लिनेशन शो करता है। मैथ्स में जाएंगे तो इंक्लिनेशन शो करता है। अब मैं मैथ्स में नहीं हूं तो उसको उतना मैथमेटिकल एक्सप्लोर नहीं करूंगा, लेकिन मुझे मैथमेटिकल डेरिवेशन तो चाहिए ही होगी, तो मैं अलग अलग तरह से मैथमेटिकल डेरिवेशन रिप्रेजेंट करूंगा, बाद में इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन दूंगा स्लोप की, जहां से आपको ये समझ में आएगा कि ये नेगेटिव स्लोप या डाउन स्लोपिंग क्यों बन रही है, ये नीचे की तरफ क्यों आ रही है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल अपवर्ड स्लोपिंग क्यों नहीं है, वो अभी आपको इसी टॉपिक में, यहीं पे पॉइंट नंबर 3 में एंड में पता चलेगा। पहले हम बात करते हैं डेरिवेशन ऑफ स्लोप की। डेरिवेशन ऑफ स्लोप, देखो केस वन, if we have the equation ax plus by plus c is equal to 0, तो इसमें स्लोप क्या होता है, स्लोप ऑफ लाइन होता है क्या, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन, मैं वो नोशंस अब यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं जो हम मैथ्स में पढ़कर आते हैं, जो हमने सेमेस्टर 1 की एमएमई में भी पढ़े थे, और स्कूल लेवल से भी आप शायद 9-10 से इन टॉपिक्स को पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, नहीं जानते हैं कोई बात नहीं, मैंने आपको कहा था, मैं मान के चलता हूं कुछ नहीं आता आपको, मैंने लिख दिया यहाँ पे। अगर ये इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, स्लोप क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो मेरे पास यहाँ पे बजट लाइन क्या है, इक्वेशन
ऑफ बजट लाइन है पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई इज इक्वल टू एम। यहाँ पे सी इधर हो या उधर से फर्क नहीं पड़ता कोई भी, ठीक है। तो मैं इसको उधर भी लिख देता हूँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता सी इधर है या उधर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। आप कहेंगे सर सी यहाँ प्लस था वहां जाके माइनस होगा, अरे सर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वो सी की वैल्यू अपने आप नेगेटिव में हो जाएगी, जो भी होनी होगी। हमारे लिए एक टर्म है सी का, जो पॉजिटिव है नेगेटिव है, इट डजेंट मैटर फॉर अस। तो पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई इज इक्वल टू, ये बजट लाइन की इक्वेशन है। तो इस नोशन से क्या होगा, स्लोप, स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या होगा सर, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है पी एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई क्या है पी वाई। तो स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या है, माइनस पी एक्स अपॉन पी वाई, माइनस पी एक्स अपॉन पी वाई। अब क्योंकि ये नेगेटिव आ रहा है इसलिए वो लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग है। अभी इसको और मुझे इलेबोरेट करना है, बस एक हल्का सा आपको हिंट दे रहा हूँ, क्योंकि स्लोप नेगेटिव आ रही है। स्लोप मैंने बताया था क्या होता है, इंक्लिनेशन होती है। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो लाइन होती है अपवर्ड स्लोपिंग, स्लोप जीरो होती लाइन होती है हॉरिजॉन्टल, स्लोप नेगेटिव होती लाइन होती है डाउनवर्ड स्लोपिंग, और अगर स्लोप इनफाइनाइट होती है तो लाइन होती है वर्टिकल। थोड़ा सा मैथ्स का एस्पेक्ट है। फिलहाल के लिए हमारी स्लोप नेगेटिव आ रही है तो लाइन बनेगी कैसी, डाउनवर्ड स्लोपिंग, जो मैंने यहाँ पे ग्राफ में आपको बना के दिखाई थी। एक मेथड तो ये स्लोप निकालने का। हम एक और तरह से निकाल सकते हैं। दूसरी बात देखो, हमने पढ़ा इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इफ द इक्वेशन ऑफ लाइन इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे m क्या होता है, m होता है स्लोप, स्लोप ऑफ लाइन। यहां देखिए हमारे पास है पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई इज इक्वल टू एम, यानी पी वाई इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस पी एक्स इंटू एक्स प्लस एम। तो y क्या होगा, माइनस पी एक्स अपॉन पी वाई इंटू एक्स प्लस एम बाई पी वाई। अब उस m को इस m से कंफ्यूज मत करिएगा, क्योंकि मैथ्स में जनरली हम लोग इसी फॉर्म में लिखते हैं। वहां पे m लिखते थे स्लोप के लिए, यहाँ पे m लिख रहे हैं इनकम के लिए, वो टर्म के नाम सेम है, तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। मतलब दोनों चीजें अलग हैं, ये m कुछ और है और ये m कुछ और, इनका आपस में कोई रिश्ता नाता नहीं है, दूर दूर तक इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, वो बस टर्मिनोलॉजी सेम हो गई यहाँ पे बाई चांस। और हम उसको चेंज नहीं कर सकते, मैथ्स में वाई इज एम एक्स प्लस ई लिखते हैं, और यहाँ पे पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई एम ही लिखते हैं, मगर ये दोनों एम एक दूसरे से एकदम अलग है, इनका आपस में कुछ लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप देखो उस फॉर्म में, जब मैं देखता हूँ इस फॉर्म में जब कंपेयर करता हूँ, तो y इज इक्वल टू एम इंटू एक्स प्लस सी। तो ये हमारा क्या है, स्लोप है, ये x है और ये कांस्टेंट है। तो यहाँ पे स्लोप क्या आ गया, स्लोप आ गया क्या, माइनस पी एक्स अपॉन पी वाई। मैथड जो मर्जी मैं यूज कर लूं, स्लोप यही आने वाली है। पहले मेथड में क्या आई थी, माइनस पी एक्स अपॉन पी वाई, अब क्या आ रही है, माइनस पी एक्स अपॉन पी वाई। मेथड चेंज करने से स्लोप चेंज नहीं होगी बच्चों, वो यही की यही रहेगी, ठीक है। हम कैलकुलस भी यूज कर सकते हैं। देखो इक्वेशन बच लाइन इज पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई इज इक्वल टू एम। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो क्या होगा, पी एक्स इंटू एक्स का पी एक्स, पी वाई इंटू वाई का पी वाई, एज इट इज वाई का होगा डी वाई बाई डी एक्स, एम का जीरो। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स आ गया माइनस पी एक्स बाई पी वाई। अब डेरिवेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप। डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे भी स्लोप क्या आ रही है, माइनस पी एक्स अपॉन पी वाई। अभी मैं अलग तरह से खाली आपको डिफरेंशिएट डेरिवेशन करके बता रहा हूँ स्लोप कैसे आ रही है, ठीक है। आप एंड में जाके कोई एक मेथड यूज करने वाले हैं, अल्टीमेटली आप यूज यही करेंगे, माइनस पी एक्स अपन पी वाई, और कुछ यूज नहीं करेंगे आप, क्योंकि हम यहाँ पे डेरिवेशंस नहीं करते हैं, हम खाली एंड रिजल्ट यूज करते हैं। मगर आई कैसे पता होना चाहिए, इसमें करके दिखा रहा हूँ। एक थोड़ी सी और डेरिवेशन करके दिखाता हूँ, देखो आपको एक और मेथड है। लेट द इक्वेशन ऑफ बजट लाइन इज पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई इज इक्वल टू एम। तो अब अगर मैं सपोज ये मेरी बजट लाइन है ए बी, मैं इनिशियली बंडल पी पे था, अब मैं पी से क्यू पे जाना चाहता हूँ। अब पी क्यू दोनों बजट लाइन पर है, क्योंकि मैंने कहा था मैं वो जो इंटरनल बंडल है या एक्सटर्नल, उनका कभी जिक्र करूंगा ही नहीं, मेरे किसी काम के नहीं है। मेरे काम के बंडल्स वही है जो जस्ट अफोर्डेबल है, इसलिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो पी पे मैं क्वांटिटी जो कंज्यूम करता था वो क्या थी, x1 गुड वन की, और क्यू पे जो कर रहा हूँ वो क्या है, x2। और ये x2 माइनस x1 क्या है, ये है
चेंज इन क्वांटिटी ऑफ गुड वन। पी पे गुड वन की क्वांटिटी यूज करता था वो थी y1 और क्यू पे गुड वन की क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा वो है y2 और ये जो डिफरेंस है क्या है y2 माइनस y1 ये होगा चेंज इन y। आप एक बात बोलेंगे सर आपने यहाँ पर x में तो x2 माइनस x1 बड़े में से छोटा माइनस किया तो y में भी बड़े में छोटा माइनस कीजिए। हम कहेंगे नहीं, हम एक रेफरेंस बंडल लेंगे उसी में से माइनस करेंगे। तो जब मैं x2 y2 में से माइनस कर रहा हूं तो मैं x2 y2 में से जो कंजम्पशन बंडल मैंने लिया इनिशियल उसको माइनस करूंगा नए बंडल में से। चेंज निकालने के लिए हमेशा क्या करते हैं, न्यू माइनस ओल्ड। चेंज हमेशा क्या होगा, न्यू माइनस ओल्ड। पूरी जर्नी में याद रखिएगा चेंज क्या है, न्यू माइनस ओल्ड। ठीक है, तो न्यू यहाँ पे क्यू है x2 y2, ओल्ड यहाँ पे p है x1 y1, तो न्यू माइनस ओल्ड हमारा चेंज। तो इनिशियल बजट लाइन ये थी। अब अगर मैं चेंज करता हूं तो व्हाट इज न्यू क्वांटिटी ऑफ गुड x, न्यू क्वांटिटी ऑफ गुड वन या गुड x क्या होगी, x प्लस डेल्टा x। न्यू क्वांटिटी ऑफ गुड टू क्या होगी, y प्लस डेल्टा y। ठीक है ना। अब अगर आपने क्वांटिटी y कम किया तो डेल्टा y नेगेटिव होगा, अपने आप y की क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो न्यू बजट लाइन क्या होगी, px इंटू एक्स प्लस डेल्टा x प्लस जो भी क्वांटिटी आप खरीद रहे हैं अब इंटू प्राइस, और जो भी क्वांटिटी गुड टू की खरीद रहे हैं वो इंटू प्राइस। दे शुड बी जस्ट अफोर्डेबल। तो ये ऊपर वाली इक्वेशन 1 थी, नीचे वाली इक्वेशन 2 है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 तो क्या मिलेगा आपको, जब मैं माइनस करूंगा देखिए ये खोल के आएगा पी एक्स इंटू एक्स, यहाँ पी एक्स इंटू एक्स से कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे पी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, प्लस ये खोल के आएगा पी वाई इंटू वाई, यहाँ पे पी वाई इंटू वाई ये भी कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे पी वाई इंटू डेल्टा वाई, और यहाँ पे एम माइनस एम कैंसिल रह गया जीरो। तो दिस इज पी वाई इंटू डेल वाई इज इक्वल टू पी एक्स इंटू डेल्टा एक्स माइनस में, यानी डेल वाई बाय डेल एक्स क्या हो गया, माइनस पी एक्स बाय पी वाई। यहाँ भी स्लोप क्या आ रही है, माइनस पी एक्स बाय पी वाई। आप किसी भी मेथड से कीजिए स्लोप हमेशा क्या आएगी, पी एक्स बाय नेगेटिव ऑफ पी एक्स बाय पी वाई। तो ये तो एक मैथमेटिकल एस्पेक्ट हो गया, मैंने अलग अलग तरह से और भी कई रास्ते हैं, मैं ठीक है वरना बहुत टाइम कंज्यूम होगा, मैंने आपको जो प्रोमिनेंट वेज से वो समझा दिया कि स्लोप कैसे निकालते हैं, और यकीन जानिए आप वापस लौट के आएंगे नहीं इसके ऊपर, और आप कभी ढूंढने नहीं आएंगे स्लोप कैसे निकालते थे। इतनी बार ये क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे, इतनी बार ये होगा न्यूमेरिकल्स में, ये तुम्हारे दिमाग में रच बस जाएगा, मैं याद हो जाएगा इस तरह से कि स्लोप को मतलब माइनस पी एक्स अपन पी वाई। ठीक है, अब वो सवाल कि ये हमारी जो बजट लाइन थी ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, वाई इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। देखो आपने जो फैसला किया था वो क्या था, आपने सोचा था कि मैं 6,000 रुपए की बुक्स खरीदूंगा, यानी कितनी बुक्स खरीदने वाले थे आप, 500 की एक बुक आती है, तो आपने सोचा मैं 12 बुक्स खरीदूंगा। एक्स आपने सोचा था मैं 12 क्वांटिटी बुक्स की लूंगा, और आपने सोचा था मैं 4,000 की कॉफी पीऊंगा, मतलब मैं 40 यूनिट्स कॉफी की लूंगा। पी ऑफ एक्स 500 है, पी ऑफ वाई 100, जस्ट फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस हमने एक न्यूमेरिकल एग्जांपल यहाँ पे बना लिया। अब आपको ख्याल आता है कि मैं एग्जाम के लिए, एग्जाम नजदीक आ गया, मैं बुक्स की क्वांटिटी बढ़ाना चाहता हूं, अब मैं 12 की बजाय 13 बुक्स खरीदना चाहता हूं। अब आप कह रहे हैं मैं एक्स की जो क्वांटिटी है वो 13 लूंगा, पी एक्स तो 500 ही है सर, अब खर्चा कितना होगा यहाँ पे 6500 होगा, बच गए कितने पैसे आपके पास, बच गए 3500, उसमें कितनी कॉफी आएगी 35, तो वाई होगा 35, पी वाई तो 100 है, क्योंकि आप पैसे तो ज्यादा खर्च कर नहीं सकते और कम करोगे नहीं, जितना पैसा मिले बचाने की क्या जरूरत है, बचा के इसको देने खर्च ही कर डालने। ठीक है, ज्यादा कर नहीं सकते, कम करेंगे नहीं, तो हम जस्ट अफोर्डेबल रहेंगे हमेशा। तो अगर मैंने बुक्स की क्वांटिटी को बढ़ाया है तो क्या होगा उसका इफेक्ट, उसका इफेक्ट सीधा होगा मुझे कॉफी कम करनी पड़ेगी। तो एक लेन देन है, ट्रेड ऑफ। मैंने आपको बहुत स्टार्टिंग में बताया था आज की क्लास में कि इकोनॉमिक्स की जर्नी में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको कुछ फ्री में मिल जाए, फ्री कुछ नहीं मिलने वाला बच्चों, हर चीज के बदले कुछ देना पड़ेगा, कुछ लेंगे बदले में कुछ देंगे। तो जब हम यहाँ पे गुड एक्स की क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, गुड वाई को कम करना ही पड़ेगा, और यही वजह है इस लाइन के डाउनवर्ड स्लोपिंग होने की। व्हेन आई वांट टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ गुड वन, व्हेन आई वांट टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ गुड वन, द क्वांटिटी ऑफ गुड टू must have to be decreased, due to this trade off, the budget line is downward sloping,
कि जब मैं x को बढ़ाऊंगा, x एक्सिस पे राइटवर्ड जाऊंगा तो y एक्सिस पे नीचे आना पड़ेगा। इससे उल्टा अगर मैं x घटाऊंगा तो y पे ऊपर जाना पड़ेगा। तो बजट लाइन इज डाउनवर्ड स्लोपिंग मैथमेटिकली बिकॉज इट्स स्लोप हैज अ नेगेटिव साइन। मैथमेटिकल तो इसका नेगेटिव साइन। इकोनॉमिक सेंस क्या है? इकोनॉमिक सेंस ऑफ बजट लाइन, द इकोनॉमिक सेंस ऑफ बजट लाइन इज दैट देयर इज अ ट्रेड ऑफ between consumption of good 1 and consumption of good 2. If the consumer, लिखते चलिएगा, if the consumer wants to increase the consumption of good 1, it must essentially has to decrease the consumption of good 2. 1 बढ़ाने के लिए 2 को कम करना ही पड़ेगा, एक ट्रेड ऑफ है दोनों। So basically slope of the budget line, slope of budget line represents the opportunity cost of good 1. आप कहेंगे सर ये क्या आ गया? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जानते हैं आप? द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, द कॉस्ट ऑफ समथिंग विच वी आर सेक्रीफाइसिंग। देखो, मैं एक किताब ज्यादा खरीदने के लिए जब मैं 12 बुक्स ले रहा था, मैं 40 यूनिट्स कॉफी एंजॉय कर पा रहा था। अब मैं जब 13 बुक्स ले रहा हूं, एक बुक मैंने बढ़ाई है, तो बदले में मुझे क्या देना पड़ रहा है? अब मैं 35 कॉफी पी पा रहा हूं, मुझे 5 कप कॉफी सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। तो एक बुक की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो 5 कप कॉफी है। अगर मैं एक बुक ज्यादा पढ़ना चाहता हूं, मुझे 5 कप कॉफी सरेंडर करनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी। तो यही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो जो रिप्रेजेंट करती है स्लोप ऑफ द बजट लाइन। और आई कहां से? देखो, बुक का प्राइस 500 है, कॉफी का प्राइस 100 है। 500 बाय 100 क्या होता है? 5 माइनस 5। यानी अगर मैं एक यूनिट अगर मैं, देखो ध्यान से समझेगा, डेल वाई बाय डेल एक्स क्या है? माइनस पी एक्स अपॉन पी वाई, यानी माइनस 500 बाय 100 यानी माइनस 5। तो अगर मैं डेल एक्स करता हूं 1, यानी मैं एक बुक बढ़ाता हूं, डेल वाई क्या होगा? डेल वाई होगा माइनस 5। सिंपल सा नोशन ना। डेल वाई बाय डेल एक्स क्या है? माइनस 5 आ गया। और अगर मैं डेल एक्स को 1 करता हूं, यानी एक बुक में ज्यादा पढ़ना चाहता हूं, तो बदले में क्या होगा? डेल वाई होगा माइनस 5। मुझे 5 कप कॉफी सरेंडर करनी पड़ेगी, सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। तो यानी ये मेरी क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक बुक पढ़ने के लिए मुझे 5 कॉफी सेक्रीफाइस करनी पड़ी है, मेरी अपॉर्चुनिटी जो मैं लूज कर रहा हूं कॉफी पीने की, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो स्लोप ऑफ द बजट लाइन रिप्रेजेंट्स द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ गुड 1। ये इकोनॉमिक सेंस। अब समझ आ गई बात आपको क्यों बनी थी डाउन स्लोपिंग? मैथमेटिकली तो भाई नेगेटिव साइन स्लोप का तो बनेगी डाउन स्लोपिंग। और इकोनॉमिक सेंस क्या कहती है? क्योंकि मुझे एक गुड का कंजम्पशन अगर बढ़ाना है तो जस्ट अफोर्डेबल रहने के लिए दूसरे को कम करना ही पड़ेगा, नहीं तो ज्यादा पैसे चाहिए होंगे ना सर। अगर आपको 13 कप कॉफी पीनी है और 13 बुक्स पढ़नी है, 40 कॉफी पीनी है, तो 500 एक्स्ट्रा आएंगे कहां से? मैंने आपको बताया कि बजट लाइन के बाहर के बंडल तो अभी हम कंसिडर नहीं कर रहे, वो तो जब हम पढ़ेंगे इंटरटेम्पोरल, तब बोरिंग लैंडिंग आएगी तब पढ़ेंगे। अभी के लिए तो है ही नहीं ऑप्शन मेरे पास बोला। तो ना मैं पैसे कम खर्च कर सकता 10,000 से, ना 10,000 से ज्यादा खर्च कर सकता। जितने पैसे मेरे पास है उतने ही मुझे खर्च करने। तो अगर मैं बुक्स बढ़ाना चाहता हूं तो कॉफी कम करनी पड़ेगी। एक बुक के बदले जितनी कॉफी मुझे कम करनी पड़ रही है, एक यूनिट गुड 1 के लिए जितनी मुझे गुड 2 सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, वो स्लोप है। वही स्लोप है जो मैंने यहाँ पे बताया आपको। स्लोप क्या आ रहा है इसका? माइनस 5 आ रहा है। हम देखा माइनस पी एक्स पी वाई माइनस 500 बाय 100 माइनस 5। तो यानी एक यूनिट गुड 1 बढ़ाने के लिए मुझे 5 यूनिट गुड 2 सेक्रीफाइस करना पड़ता है। यही स्लोप है और स्लोप का यही सिंपल सा मतलब है। ये सीधा सा एक मीनिंग है स्लोप ऑफ द बजट लाइन का। अब ये बात मेरे ध्यान में आ जानी चाहिए कि स्लोप का मतलब क्या है। मैंने स्टार्टिंग में कहा था, देखो बच्चों, कि इकोनॉमिक्स की जर्नी जो है यहाँ पे कंज्यूमर थ्योरी में हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहला कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसके बेस पे अगला कंसेप्ट, उसके बेस पे अगला कंसेप्ट, उसके बेस पे अगला कंसेप्ट। हर अगले कंसेप्ट में पिछले कंसेप्ट का कहीं ना कहीं रेफरेंस होगा, जिक्र होगा। मैंने कहा था बीच में आप जंप नहीं लगा सकते, जंप लगाओगे गिर जाओगे। और एक बात और एंड में आके बोलता हूं यहाँ पे आपको, कोई कंसेप्ट भूल मत जाइएगा, उसको प्रॉपरली लिखिए, रिवाइज कीजिए, याद कीजिए। ध्यान रहे मेरे को कि हाँ ये मैंने पढ़ा है, अब इसके बेस में अगले कंसेप्ट को मैं इसको यूज करके अगला कंसेप्ट डेवलप करूंगा और उसमें इसका इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे जो स्लोप की बात हम जहाँ पे आके आज के लेक्चर को अभी विराम दे रहे हैं कि स्लोप रिप्रेजेंट्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ गुड 1। ये मतलब समझ में आना चाहिए कि अगर मैं एक यूनिट गुड 1 की बढ़ाना चाहता हूं तो जितना गुड 2 मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, वो स्लोप है, जिसका मैंने न्यूमेरिकल एग्जांपल देके भी समझाया आपको। ठीक है, होपफुली बात क्लियर है आपको। अब मैंने तो अपनी तरफ से समझा दिया, बोल दिया। हो सकता है बच्चों को कोई क्वेरी हो,
मैंने कुछ क्वेश्चन सामने से पूछे अपने आप से, लेकिन हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपके मन में आए हो कि सर ये क्वेश्चन तो मैं रह गया, मेरे को पूछना है। तो इसके लिए हम लोग डाउट क्लास का प्रोविजन करते हैं, लाइव ऑनलाइन सेशंस होते हैं। आप पूछिए, डाउट क्लास में आइए, डिस्कस कीजिए मेरे साथ। कोई भी क्वेरी है अनआंसर्ड मत रखिए, पूछिए, जितना बार मर्जी पूछिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार, 100 बार, 1000 बार, जितनी बार मर्जी पूछिए, जितनी बार चाहे उतना पूछ सकते हैं। ठीक है, होपफुली अब इतनी बात आप लोग अब समझ गए हैं। तो अभी मैं रुकता हूं यहाँ पे, इसके आगे फिर नेक्स्ट टॉपिक से आगे अगली क्लास स्टार्ट करेंगे। कोई अगला कंसेप्ट पढ़ेंगे, फिर उसके ऊपर थ्योरी क्वेश्चंस आएंगे, फिर न्यूमेरिकल से मैंने स्टार्टिंग बताया, सीक्वेंस मिलेगा पूरा आपको। कोई बात पूछना चाहे डाउट क्लास में पूछिएगा। अगर क्योंकि पहला वीडियो जनरली यूट्यूब पे जाता है, यूट्यूब पे जाएगा तो जो बच्चा यूट्यूब पे देख रहा है वो मुझे व्हाट्सएप कर सकता है, मेरा नंबर ऊपर भी चल रहा है और नीचे भी लिखा हुआ नंबर मेरा, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे बात मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।